हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये जो टॉपिक है ये हमारे पेपर 2 आईआर से संबंधित है और अक्सर इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम विस्तार से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहे हैं, जैसे कि यूएनओ है, यूनेस्को है, इस तरह के जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन की बॉडियां रही हैं, उनके अंग हैं, उनके बारे में हम विस्तार से उनके कार्य, उनकी शक्तियां और उनके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय में इसका एक बार हम परिचय देख लेते हैं। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बात की जा रही है और इन्हीं चुनौतियों में से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। सुधार की इन्हीं प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इसी बात से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में भूमिका निभा सकता है जिसमें कोई एक महाशक्ति का दबदबा हो। और इस अध्याय की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो मोटी मोटी बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में यदि किसी एक सरकार का, एक देश की महाशक्ति सरकार का दबदबा हो तो किस तरह का माहौल बनता है और किस तरह से ये जो इंटरनेशनल जो बॉडीज बनाई गई हैं ये किस तरह से उस महाशक्ति को कंट्रोल करती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में और कुछ अन्य एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि ये है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सिंबल है। ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दुनिया का मैप बना हुआ है। एक मिनट में इसको सही कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है और इसके चारों तरफ ये जैतून की पत्तियां हमें एक क्रम में दिखाई देती हैं। ये जो पत्तियां हैं ये जैतून की पत्तियां हैं और ये पत्तियां हैं, सिंबल किस चीज़ का है, ये विश्व शांति की ओर हमें संकेत करती हैं कि इन पत्तियों की भांति ही सारे विश्व को एकजुट होकर रहना है। और यहाँ पर वर्ल्ड का मैप इसीलिए लगाया गया है कि ये जिस तरह से जैतून की पत्तियां एक वे में लगाई गई हैं उसी तरह से संपूर्ण विश्व जो है ये एक साथ मिलकर काम करे। तो ये इसका सिंबल है यूएनओ का। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हेडिंग है और पहला प्रश्न भी है कि आखिर हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाने चाहिए, इनकी ज़रूरत क्यों है। तो इसके बारे में हमें क्या कहा गया है। एक और इस तरह की जो कार्टून है जिस तरह के ऊपर फोटो में दिखाए गए हैं और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हमें मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। ये सभी को पता है कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन है, ये एक विश्व में महत्वपूर्ण शक्ति रखता है जो विश्व के सभी देशों को, लगभग सभी देश आ जाते हैं इसमें, जो आपस में गठजोड़ कर रखने में मदद करता है। अमूमन इसको यूएन कहा जाता है और इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन भी मानते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हाँ भाई ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसी न किसी तरह से संपूर्ण विश्व को एक मंच प्रदान करता है वार्तालाप के लिए। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है,
आइए यहाँ ऐसे ही दो लोगों के विचार हमें पढ़ने हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। इसमें जो पहला उदाहरण दिया गया है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव रहे हैं, उनकी बात लिखी गई है जिनका नाम है डेग हेमरसोल्ड। उन्होंने क्या कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें जरूरत क्यों है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि यूएन जो है ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि ये पूरे विश्व की मानवता को स्वर्ग पहुंचा देगा, स्वर्ग की राह दिखा देगा, नहीं। इसका उद्देश्य जो है इसका मेन उद्देश्य ये है कि यह मानवता को गर्क होने से बचा सके ताकि वो ना तो किसी तरह का युद्ध लड़े, ना ही मानवहीनता का शिकार हो, मानव जो अधिकार है उनका शोषण ना हो। तो नरक से बचाने का अभिप्राय ये है कि जनता को, विश्व की जो जनता है उसको गलत राह से बचा सके। तो इसमें पहला पॉइंट हमें लिखेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। पहली हेडिंग लगा के हमें लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डेग हेमरसोल्ड कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें नरक से बचाने के लिए हुआ है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य वैश्विक शांति और भाईचारे को बनाए रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ की खूब बैठकें होती हैं, दनादन होती हैं, भाषण भी होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। चर्चिल ने कहा है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि लोग अपनी जबान चलाएं। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठा हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनिस्बत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे की सर कलम करने के। ये बात जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शशि थरूर ने बताई है। उन्होंने कहा है कि चर्चिल इस तरह की बात कहते थे कि दुनिया युद्ध क्यों लड़े, उनके पास एक इस तरह का मंच हो जिसमें वो आपस में बैठकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करे और जिस तरह से वो युद्ध लड़ते हैं युद्ध ना लड़े, अपनी बातों को, अपने मन मुटाव को एक वैश्विक मंच पर बैठकर हल करें। तो इससे क्या है, ना तो जनहानि होगी ना धनहानि होगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए भी चाहिए कि जिस तरह से चर्चिल ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की बैठकें तो खूब होती हैं और उनमें भाषण भी होते हैं ज्यादातर आम सभाओं के दौरान, लेकिन चर्चिल कहते हैं कि यदि लोग हथियार लड़ाने की बजाय अपनी जुबान चलाएं जिसमें पूरी जनता को, पूरे विश्व की जनता को इकट्ठे होकर एक ऐसा मंच मिले जहां पर कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाया जाए, बनिस्बत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने की। ये बातें आपको लिख लेनी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाने चाहिए, इनका महत्व क्या है। शांति बनाए रखना है ताकि हम युद्धों को रोक सकें, बातों के द्वारा आपसी मनमुटाव को सुलझा सकें। इसमें हम चर्चिल का उदाहरण देके ये बात कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों उदाहरणों से इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर हैं। ये नहीं कह सकते, इन दोनों बातों से ये तो नहीं कह सकते कि संपूर्ण शांति हमें मिल जाएगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये स्वर्ग तो नहीं पहुंचा सकते लेकिन हमें नरक पहुंचा सकते। ये पूरी तरह तो समाधान नहीं कर सकते हर समस्या का, लेकिन यदि ज्यादा समस्या बढ़ रही है तो वो कुछ ना कुछ तो उपाय कर ही सकते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है, वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम रह सके। नेक्स्ट है, देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े तो नॉर्मली होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ही लड़ पड़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि मनमुटाव के कारण वो जनता को हानि पहुंचाने लगी, जैसे कि आजकल जो चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन, इसमें क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन की जो जनता है वो मारी जा रही है। जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो उसमें ज्यादातर क्या हो रहा है, जन धन की हानि हो रही है, निर्दोष जनता मारी जा रही है। जो राजनेता हैं उनकी प्रभुसत्ता के चक्कर में जो निर्दोष जनता है वो अपने परिवार को खोती जा रही है। तो इस नरसंहार को, मानवता के संहार को बचाने के लिए ही इस तरह के वैश्विक मंच बनाए जाते हैं, जहां पर इन देशों के जो प्रतिनिधि है वो आपस में किसी एक मिले जुले समाधान पर बैठकर समाधान को प्राप्त कर सकें, ताकि जो मानवता का संहार है वो ना हो। इस तरह इसलिए इनको एक वैश्विक मंच प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुतः अधिकांश झगड़े और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के भी किया जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। यदि कोई कहे कि युद्ध लड़ना ही एक आखिरी विकल्प है तो ये गलत है। युद्ध के अलावा हमारे पास यदि शांति का विकल्प है तो हमें पहले शांति वाले विकल्प की ओर जाना चाहिए, भले ही उससे हमें कम फायदा हो, लेकिन यदि मानवता की ओर यदि हम दृष्टि डालेंगे तो ये शांति वाला जो प्रस्ताव है इससे हमें लॉन्ग टर्म में फायदा देखने को मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सही रहेगी, जबकि जो युद्ध होता है, युद्ध एक तरह से पूरी तरह से देश को खराब कर देता है। चाहे आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, जन धन की हानि होती है, जन धन की हानि होती तो मानव शक्ति का नाश होता है, मानव पूंजी खराब होती है, ह्यूमन कैपिटल का नाश हो जाता है, साथ ही धन का नाश होता है, बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, जितनी भी जो बड़ी बड़ी हमारी मेहनत से तैयार की गई इमारतें हैं वो सब तहस नहस हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था और कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उस देश के पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आगे प्रोग्रेस करने का विकल्प बचता है। तो शांति का विकल्प भले ही हमें एक तरह से समझौता लगे, झुकने वाला लगे, लेकिन ये जो विकल्प है ये है हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही आगे पहुंचाने वाला होता है। तो जो वैश्विक मंच होते हैं इनका मुख्य कार्य यही होता है कि वो युद्ध से जनता को बचा सकें, धन की और जन की हानि से बचा सकें, ताकि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक अर्थव्यवस्था की वजह से लोगों को वैश्विक मंदी का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से हमने देखा कि जो रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है उसकी वजह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। कई देशों ने रूस के साथ संबंध समाप्त कर लिए हैं, विदेशी व्यापार खतरे में आ जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने लग जाती हैं। साथ ही जो देश की जनता है वो तो परिणाम झेलती है, बाकी जो वैश्विक जनता है उनको भी युद्ध के परिणाम देखने पड़ते हैं। इस संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट है, इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है, ये कोई स्टेट नहीं है जैसे कि अमेरिका है, रूस है, इस तरह का कोई स्टेट नहीं है, बल्कि इनकी अपने सदस्यों पर ही दोष चलती हो। इस तरह की नहीं है कि जिस तरह से जो अमेरिका है, रूस है, इसके जो प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति है, इनकी जिस तरह से अपने देश के नागरिकों पर धाक चलती है उस तरह नहीं है। ये कोई स्टेट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण जो है ये अलग अलग राज्य मिलकर एक साथ करते हैं और उनके मुकाबले के लिए क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। इसमें सभी देश आपस में मिलकर एक साझा मंच साझा करते हैं, साझा मंच बांटते हैं, जिस पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होता बल्कि सभी की एक
साझा राय होती है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। जब विश्व में अलग अलग देश हैं, वो मिलकर एक बात ठाने कि भाई हाँ, हमें एक वैश्विक मंच की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका एक इकलौता समाधान कर सके और हमें एक साझा मंच प्रदान कर सके, जहाँ पर सभी अपनी अपनी बातें हैं वो रख सके और उनका एक कंक्लूजन आसानी से हम निकाल सके सभी मिलकर। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो इस समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। एक बार जब इनका निर्माण हो जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक जितनी भी समस्याएं हैं, युद्ध के विकल्प को छोड़कर शांति के विकल्प को अपनाने का मार्ग पकड़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से भी हेल्प करते हैं विश्व शांति स्थापना करने में। कैसे कि राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही किया जा सकता है। कभी कभी देशों के सामने कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका केवल मिलकर ही सॉल्यूशन निकल सकता है, और कुछ मसले तो इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि इनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। और इसकी एक मिसाल तो बीमारी है। जिस तरह से कोरोना आया था, ये एक वैश्विक बीमारी थी। यदि हम कहें कि केवल भारत देश ही इसका समाधान करेगा तो वो संभव नहीं था। हम कहें कि केवल चाइना ने इसको पैदा किया है और वही इसका समाधान करे तो वो भी संभव नहीं था। हमें वैश्विक मंच की आवश्यकता थी जिसमें जिसके पास जो भी उपलब्ध हो वो वैश्विक तौर पर उपलब्ध करवाए, ताकि जो वायरस है वो एक से दूसरे देश में ना फैले, क्योंकि ये एक वैश्विक चुनौती थी। यदि हम किसी एक देश की समस्या कहकर इसको दरकिनार कहते हैं तो ये कभी भी सोल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि आज भूमंडलीकरण का दौर है जिसमें जो यात्री हैं, लोग हैं, सामान है, एक से दूसरी जगह जाता है, दूसरे देश में जाता है। तो ऐसे समय में हमें समाधान भी एक भूमंडलीकरण के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। और कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। जैसे कि कोरोना के टाइम पे वैक्सीन जो था वो सभी लोगों को, सभी देशवासियों को लगवाना जरूरी था। यदि देश सहयोग नहीं करेंगे तो कभी भी बीमारियों से लड़ना संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जो प्राकृतिक समस्याएं हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये कोई किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है और इसके प्रभाव को केवल एक देश ही खत्म नहीं कर सकता। हमें वैश्विक कदम मिलकर उठाने पड़ेंगे, साझा कदम उठाने पड़ेंगे। और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये जो ग्लेशियर हैं ये पिघलकर मेल्ट होकर समुद्र तल को बढ़ा देंगे, और समुद्र तल का जब लेवल बढ़ेगा तो इस किनारे जितने भी लोग रहते हैं, स्थान हैं, देश हैं, वो सब के सब समुद्र लेवल बढ़ने से डूब जाएंगे। तो समुद्र लेवल बढ़ने के कारण जन धन की हानि हमें देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिनमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है, जिसमें मेगा सिटी शामिल होती हैं, जिनको बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, वो भी आसानी से पानी के चपेट में आ जाएंगे। और हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। और तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो ये है कि सबको मिलकर एक साथ वैश्विक कदम उठाने चाहिए, जिससे क्या है, इनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना, सॉरी ये दूसरा पॉइंट आ गया है, हाँ यहाँ से है, जिससे कि क्या है, हम वैश्विक समस्याओं को मिलकर रोक सकें। और इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहारा लेना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि औद्योगिक देश है, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, और
जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग में इनका योगदान है वो सबसे ज़्यादा इन वेस्टर्न कंट्री का ही देखने को मिलता है। तो यदि हम इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि इन कैपिटल जब तक नहीं होगी तब तक हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जब तक कैपिटल नहीं होगी, मन नहीं होगा करने का, तब तक हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक वैश्विक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। मतलब एक तो हम सोचे कि हमें सहयोग की ज़रूरत है, दूसरा हम वास्तव में सहयोग करें, वो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। कुछ देश क्या होते हैं, कह देते हैं कि हाँ हम सहयोग करेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये वैश्विक समस्या है, अगर आज नहीं करेंगे तो हमें आगे बुरे परिणाम झेलने पड़ेंगे। कुछ तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, कुछ स्टेप नहीं उठाते हैं। अब कहते हैं कि जो जितने भी जो विकासशील देश हैं, उनको जो विकसित देश हैं, वो अपनी तरफ से कुछ पूंजी जो है, निश्चित पूंजी डोनेट करिए, ताकि जो विकासशील देश हैं वो जितने भी जीवाश्म ईंधन से चलने वाले उनके ऊर्जा संसाधन हैं उनको बंद कर सके, और गैर परंपरागत जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं उनको बढ़ावा दे सके। लेकिन विकसित देश यदि सहयोग ना करें, केवल कोरी बातें करें, तो ये सहयोग करने की बातें ही होती हैं। सहयोग करने और सहयोग की बातें बोलने में दिन रात का फर्क होता है। इस पर हमेशा ही क्या चलता रहता है, एक विवाद चलता रहता है। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन उठाएगा, कितना उठाएगा, सहयोग से आने वाले लाभ का आपसी बंटवारा किस तरह से न्यायोचित ढंग से कर सकेंगे। मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकर नहीं जाएगा। आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है उनसे कोई दगा नहीं करेगा। ये ऐसी बातें हैं जो हमेशा अक्सर चर्चा में रहती हैं। तो ये देखा हमने कि हमें वैश्विक मंचों की आवश्यकता क्यों है। तो आज का टॉपिक यदि आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बारे में, यूनाइटेड नेशन के विकास के बारे में, संरचना के बारे में, और जितनी भी इनके शीत युद्ध में सुधार की परिस्थितियां क्यों बनी हैं, और वर्तमान में क्या सिचुएशन चल रही, उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।